यस बेटा। बच्चे आज जो कल लेसन पढ़ा था हमने सीताराम सेक्सरिया का डायरी का पन्ना, उम्मीद है सबको समझ तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज, प्रश्नोत्तर करेंगे उसके। प्रश्नोत्तर करने से पहले, प्रश्न उत्तर करने से पहले वेलकम प्रथम। प्रथम प्रथम प्रथम, गॉड ब्लेस यू बेटे, शुक्र है तू आया, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर आपके भी चाहिए बच्चे। हाँ, पाठ प्रवेश देखिए, दैट इज ऑन पेज ऑफ योर बुक इज बेटा 69 पेज। ओपन योर बुक ऑन पेज 69। पाठ प्रवेश यानी लेसन में हम पढ़ने के बाद लेसन के लेसन में एंटर हो रहे हैं दोबारा, ठीक है, क्योंकि हमें लेसन अब इस समय, पाठ हमें इस समय बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, हमें पाठ की भाषा, पाठ में लिखा हुआ भाव बिल्कुल स्पष्ट है। हमें पता है सीताराम सेक्सरिया ने इस पाठ को, डायरी के एक पन्ने को, उनके सीताराम सेक्सरिया के डायरी के एक पन्ने को उठाकर हमारी इस पुस्तक में सम्मिलित कर लिया गया, जिसे नाम दे दिया गया डायरी का एक पन्ना। ओके, तो ये सीताराम सेक्सरिया का एक दिन की डायरी है, दैट वाज 26 जनवरी 1931, 1931, ठीक है, यानी स्वतंत्रता स्वाधीनता की पुनरावृत्ति दूसरी वर्षगांठ। ओके, आई एम गोइंग टू, ठीक है बच्चे। तो देखिए पाठ प्रवेश में, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लोग सामने आए जो इस महासंग्राम से अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे कि 26 जनवरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति हुई, मींस सेकेंड टाइम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और उस दिन को याद रखा जाए, लाइफ लॉन्ग ये दिन याद रह जाए, उसके लिए क्या किया गया, जब हमारी स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट हुआ, उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को रिमार्केबल बना दिया गया। 26 जनवरी को याद रखा जाए, इसलिए 26 जनवरी का दिन ही संविधान लागू करने के लिए प्रयोग में लाया गया। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम सेक्सरी आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते। ये क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशंसकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। ये लाइन ध्यान से सुनिए, एक संगठित समाज कृत संकल्प हो, यानी उसका इरादा पक्का हो, तो वो क्या नहीं कर सकता। इसकी उदाहरण हमने लास्ट ईयर भी एक लेसन पढ़ा था, याद होगा आपको, 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, दिए जल उठे। यही क्वेश्चन बार बार आता था उसमें भी, कि जब हम इकट्ठे होकर कुछ फैसला कर लें तो कौन सा काम है जो असंभव हो सकता है। यही इसमें बताया गया है कि अगर हम कृत संकल्प हो, अगर हम डिसाइड कर चुके हों, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। इस लेसन में भी आपने देखा
कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया जाना था। इसका संकल्प लिया गया था और ओपनली बताया गया था, कोई इसमें छिपा छिपाई वाली बात नहीं थी। स्पष्ट बता दिया गया था कि इतने बज के इतने मिनट पर झंडा फहराया जाएगा, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। और संकल्प किया हुआ था, इसलिए अगर सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, अविनाश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया या और किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब भी लोग हिम्मत से आगे बढ़ते रहे, तब भी लोग हिम्मत से इकट्ठे होकर आगे बढ़ते रहे। उन अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, फिर भी उन्हें रोक नहीं पाए। कुछ लोग लाठियां खाते रह गए और कुछ आगे झंडा फहराने के लिए निकल पड़े और सोचने से पहले मॉन्यूमेंट पे झंडा फहरा दिया गया, ठीक है। यानी संकल्प पूर्ण हुआ। दिस वाज होल अबाउट दिस लेसन। वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। हमने कल 3 प्रश्नोत्तर डिस्कस किए थे, हमने 3 देखे थे। आज हम शुरू से सारे करेंगे और अंत समय तक हमें समाज शुरू करना है आज, ठीक है जी। देखिए, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि दूसरी वर्षगांठ मनाई जाने वाली थी, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे वर्षगांठ के। दूसरी वर्षगांठ मनाई जाने वाली थी, इसलिए उनके लिए ये दिन महत्वपूर्ण था। और एक और कारण था महत्वपूर्ण होने का। क्या कारण था? कि बंगाल के नाम पे कलंक था कि यहां पहले कभी स्वतंत्रता का काम नहीं हुआ और आज इस दिन इस कलंक को धोना था, ठीक है। इसलिए ये दिन उनके लिए महत्वपूर्ण था। 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है तो मुझे इशारा दीजिएगा जरूर कि हमें स्पष्ट हो गया। ओके, तो अगला है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? ये मैंने कल ही बताया था, पूर्णोदास पर। जब मैंने अंडरलाइन करवाया था ना लाइन को, पंक्ति को रेखांकित करवाया था, उस समय मैंने बताया था, ठीक है। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? 1 लाइन आंसर, उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। आगे है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? कि हम स्वयं को आजाद समझते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, यही वो बताना चाहते थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर रखा था? यानी ऊपर वाले 4 क्वेश्चन आप बेशक कॉपी में नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस तरह तो बहुत से प्रश्न उत्तर बन जाते हैं ना। ऊपर वाले 4 क्वेश्चन क्योंकि क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, कॉपी में नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पहला कॉपी में करेंगे। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर रखा था? क्यों घेरा था? उन्हें डर था कहीं दंगा ना हो, वह क्रांति को रोकना चाहते थे, वह आजादी की लहर को रोकना चाहते थे, यही सब कुछ समझेंगे, ठीक है बेटे। यानी वो रोकना चाहते थे, उनके मकसद में वे कामयाब ना हो, 4:24 पर वहां झंडा ना फहराया जाए। उनकी क्रांति को रोकना चाहते थे, उनके मकसद को रोकना चाहते थे, लोगों में आजादी की लहर को फैलने नहीं देना चाहते थे, यही इसका उत्तर होगा। ओके, आगे देखिए, 26 जनवरी जो हमने कल डिस्कस कर लिया था बच्चे, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? है ना, पार्कों पे झंडा लहराया गया, अनाउंसमेंट्स हो गई, लोगों को कहा गया इकट्ठे हो, वो सारा सम्मिलित होना था, ठीक है। कितने रुपए खर्चे, क्या किया, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, कल भी हमने इस विषय पर विचार विमर्श किया था। आज जो बात थी वह निराली थी, ये भी हमने कल बहुत अच्छी तरह से कर लिया था कि आज कौन सी बात थी जो निराली थी। आज की निराली बात वही थी, पुलिस काउंसिल ने जो नोटिस निकाला और लोगों ने जो नोटिस निकाला, ठीक है। पुलिस कमिश्नर ने और काउंसिल ने जो नोटिस निकाला, उन दोनों नोटिस का कंपैरिजन यहाँ पे कर देंगे, यही बात निराली थी, ठीक है। बंगाल में ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ था, इस बार बहुत जोर शोर से हो रहा था, ये भी साथ में लिख देंगे। ओके जी, निराली बात आपको बिल्कुल क्लियर है? क्या बात उस दिन निराली थी? बंगाल में इतनी बड़े स्तर पर क्रांति कभी नहीं हुई थी, ये क्रांति पहली बार हो रही थी इतने बड़े स्तर पर, जिसमें स्त्रियों ने भी भाग लिया, ठीक है। और दूसरी बात की बात निराली थी, खुलकर कौंसिल ने
नोटिस भेजा था और खुलकर ही पुलिस कमिश्नर ने नोटिस भेजा था। एक तरह की आपस में ओपन चैलेंज था, ओपन लड़ाई थी। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? दैट इज ऑन पेज 72। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? देखिए कहाँ है, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? 72 पेज पे 1 2 3 4 5 6 लाइन, 72 पेज पे देखिए 6 लाइन है, क्लियर कट है। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया क्योंकि, क्यों टूटा? क्यों टूटा? अब ये आप बताना होगा आपको क्यों टूटा। क्योंकि क्रांतिकारियों को रोका गया, स्त्रियों पर लाठियां बरसाई गई, है ना, लोगों को पकड़ पकड़ कर लॉकअप में भेजा गया, क्रांति को रोकने का प्रयत्न किया गया। पूरी कोशिश थी पुलिस की तरफ से कि लोगों को झंडा फहराने मोनूमेंट तक ना पहुंचने दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर दास गुप्ता के घायल लोगों की देखभाल तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की वजह क्या हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका अपना करने वाला क्वेश्चन है। लेसन में कहीं नहीं बताया कि फोटो क्यों उतारी जा रही थी। आपने अपना सामाजिक में, सोशल में इतना पढ़ा है क्रांतियों के बारे में, आप इस समय हिंदी के पाठ में पढ़ रहे हैं, आपने पंजाबी के पाठों में पढ़ा होगा कि इतनी स्वाधीनता की क्रांतियां हुई, वो क्रांतियां क्यों हुई, कैसे फैली, ये सारा ही इसमें आना है बेटे। कि फोटो उतारे गए क्योंकि उस समय एक ही तरीका था अपनी बात को फैलाने का, वो था समाचार पत्र। ठीक है, और जो फोटोग्राफ थे, उतारे गए फोटोग्राफ समाचार पत्र में छापकर पूरे देश के लोगों को बताने के लिए उतारे जा रहे थे। बेसिक आंसर इज दिस। मैंने आपको बहुत बार बताया है, चाहे 5 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 2 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 3 नंबर का प्रश्न हो बेटा, आंसर हमेशा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर हमेशा एक पंक्ति में होता है, आपने उसी को विस्तृत करके लिखना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है फोटो क्यों उतारी जा रही थी? फोटो उतारी जा रही थी ताकि समाचार पत्र में दिया जा सके, ताकि लोगों को पता चल सके। अब इसे आप लिखते कितना सुंदरता से हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखते हैं, 2 नंबर का प्रश्न आए तो कैसे लिखते हैं, 3 नंबर का प्रश्न आए तो कैसे लिखते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम अपनी उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले ऊपर मौखिक का 5th, देन 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन करेंगे। अभी तक 6 प्रश्न हो गए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? अब स्त्री समाज की भूमिका यहाँ पे रिमार्केबल है। उसने बताया, जो मैंने ब्रैकेट में कल लिखवाया था आपको, 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया। इतना पहली बार हुआ था कि औरतों को इतना गिरफ्तार किया गया, औरतों पे लाठियां चलाई गई हो, ये भी पहली बार हुआ था। ठीक है, औरतों की क्या भूमिका थी जब बड़े बड़े क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, तो स्त्री समाज ही हिम्मत से आगे बढ़ा और मोन्यूमेंट पर झंडा फहरा दिया। दिस इज द मेन पॉइंट, स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। ठीक है, इलेबोरेट आप कितना भी करते जाएं, बड़ा आप इसे इधर उधर से पॉइंट्स उठा के कितना भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे जी, नेक्स्ट है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? वही सारी मार पिटाई, कितने लोगों को मारा गया, कितनों को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, फिर भी मोड़ पे लोग घायल हुए, फिर लोग आगे बढ़ने लगे, है ना, जिनको कुछ लोग लाठियों से पुलिस को रोक रहे थे, खुद खा रहे थे लाठियां और पुलिस को रोक रहे थे, और कुछ लोग आगे बढ़ गए मोन्यूमेंट की तरफ ताकि वो झंडा फहरा सकें। ओके, तो आप इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेंगे, एक रहने देंगे, क्योंकि आंसर एक तरह का काफी मिलता जुलता ही है, जो लिखना चाहे वो लिख भी सकता है। ओके, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और ये सभा तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है, क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए।
बेटा बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। पहले आपको बुक का लिखना होगा कि बुक में कमिश्नर ने ये कहा था, कौंसिल ने ये कहा था, ओपन चैलेंज था। अब उसने पूछा है कि क्या ये कानून भंग करना उचित था, अपने विचार दीजिए। बेटा जब भी आप क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ते हैं, जब भी आप स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पढ़ते हैं, तो आपके मन में विचार जरूर उमड़ते हैं। आप अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ें तो आपके मन में विचार जरूर उमड़ते हैं कि हम अगर उस समय होते तो क्या करते। तो यहाँ पे यही लिखना है कि क्या ये कानून भंग करना उचित था, अपने विचार में बताइए। अब अपने विचार मीन्स आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारे हिसाब से ये उचित नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको अपना उत्तर जो है वो जस्टिफाई करना होगा। वैसे इसका उत्तर हम जनरली यही लिखेंगे, हमारे विचार से ये सही था, क्योंकि अंग्रेजों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे में भी एकता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर इसका ये होना चाहिए कि हमारे विचार से वह क्रांति, वह आंदोलन, वह चैलेंज बिल्कुल सही था, क्योंकि ये किए बिना अंग्रेजों को हमारी ताकत का अनुमान नहीं हो सकता था। राइट इट, लिख लो ये पंक्ति कि ये आंदोलन किए बिना अंग्रेजों को हमारी ताकत का अनुमान होना मुश्किल था, हमारी एकता का, ताकत का अनुमान होना मुश्किल था। अब ये पाठ में तो नहीं है, पर आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, है ना। काकोरी कांड में ट्रेन लूटी, खजाना लूटा, 2-4 लोग गिरफ्तार हो गए, उनको फांसी दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है हाथ नहीं आया। इसका असर क्या हुआ था, बहुत से लोग खड़े हो गए कि हमें भी चंद्रशेखर आजाद बनना है, हमें भी अंग्रेजों की नाक में दम करना है। ठीक है, तो क्रांति की लहर बढ़ती है ऐसी चीजों से। ओके, कॉपी में नहीं करेंगे, लेकिन पेपर में आने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके अपने विचार। ठीक है, आगे है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। और पहले तो क्वेश्चन हो गया, इस दिन को अपूर्व और निराला क्यों बताया गया, सारा आंसर उसने दे दिया, है ना। इस दिन को निराला और अपूर्व क्यों बताया गया, क्योंकि बहुत से लोग घायल हुए, बहुत सबको लॉकअप में भेजा गया, बहुत सी स्त्रियां घायल हुई, सारा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने कहा है इस दिन को अपूर्व बताया गया, आपके विचार से ये सब अपूर्व क्यों है। सेम जो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दिया था वही सेम आएगा यहाँ पे। आपके हिसाब से ये दिन अपूर्व क्यों है, क्योंकि ऐसी क्रांति नहीं हुई थी बंगाल में पहले, ऐसा आंदोलन बंगाल में नहीं हुआ था, ये पहली बार था कि इस तरह का आंदोलन किया जा रहा था, इस तरह का कोई दंगा वहां पे हुआ था। ठीक है, इस तरह की क्रांति वहां पे हुई थी। लास्ट इज, अगले पेज पे, आशय स्पष्ट कीजिए, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, ये आज बहुत अंश में धुल गया। मतलब लोगों को पता चल गया कि बंगाल में भी क्रांति की जा सकती है। यू आर सपोज टू राइट इट इन डिटेल, सारा डिटेल देना होगा। जितने प्रश्नों के उत्तर मैंने कॉपी में लिखने को कहे हैं ना, उसी में से निकाल निकाल के लाइनें लिखनी होंगी आपको। वी आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस कि आज जो कुछ हुआ, पहले तो आज क्या हुआ आप वो बता देंगे ना, कि इतने लोग इकट्ठे हुए, इतनी स्त्रियां इकट्ठी हुई, इतने लोगों ने मार खाई, मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराने का ओपन चैलेंज दिया गया। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। ओके, ये अपूर्व था, निराला था। ठीक है, कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ पहले कभी भी कोई क्रांति, कोई आंदोलन नहीं हुआ, ये धुल गया, क्योंकि आज कलकत्ता में हर मकान पर झंडा फहराया हुआ नजर आ रहा था, हर मकान पर आंदोलन की, क्रांति की लहर नजर आ रही थी, और लोगों में जोश नजर आ रहा था।
लोग पिटने को तैयार थे पर अपना संकल्प पूरा करना चाहते थे, जिस कारण, ठीक है, ये जो कलंक था वो धुल गया। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं हुई थी। वही पुलिस कमिश्नर और उसका काउंसिल का नोटिस वाला क्वेश्चन। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर लिखित क्वेश्चन। एक्सप्लेन दैट। ओके, तो ये हम कॉपी में नहीं कर रहे, ये वाले एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपके लिए लिखने का काम बहुत बढ़ जाएगा। लिखना दिमाग में चाहिए, आपको लेखन का तरीका आना चाहिए। वही वही चीज हम कॉपी में बार बार लिखते रहें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको काम से बोझिल नहीं करना चाहती, इस कारण आपको कह रही हूँ कि आप रहने दीजिए। अदरवाइज तो टीचर्स कहते हैं कि सारा जितना है सारा कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, भाषा अध्ययन। रचना की दृष्टि में वाक्य भेद 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर है पदबंध है, सारे क्रिया पदबंध ही है नीचे। ठीक है, सारे क्रिया पदबंध है। उसके बाद है विद्या शब्द, संधि है, संधि हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा पाठ खत्म हो जाता है। कोई भी कुछ पूछना चाहता है इस पाठ के विषय में तो यू कैन आस्क। आई विल गिव यू 1-2 मिनट्स टू आस्क। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं शुरू कर रही हूँ आपका समास का। ठीक है, ओनली एंड ओनली 14 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कल से भी कम है, पता नहीं लगता है, शायद खाली समय व्यतीत करने के लिए अध्यापक गण आते हैं। बच्चे डोंट फॉरगेट, ये मांग कर लिया हुआ पीरियड है, तो मुझे आवश्यकता थी इसीलिए मैंने मांग की। बच्चे, मुझे आवश्यकता है तो आपको तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद समास। समास करते हैं। समास, पहले तो बेटे समास की परिभाषा। समास की परिभाषा, संधि थी दो वर्णों का मेल। संधि थी दो वर्णों का मेल। समास आप 8वीं में किए आपने, 8वीं के बाद अब कर रहे हैं आप, तो प्लीज एक तरह से नए सिरे से समझ है, ध्यान से समझिएगा। शुरुआत से समझ लेंगे तो हमारा आगे चलना आसान हो जाएगा। ठीक है बेटे, समास देखिए, मैंने 2 शब्द लिए, एक लिया राज और एक लिया कन्या। 2 शब्द लिए, एक लिया राज, एक लिया कन्या। इन दोनों को एक शिरोरेखा से जोड़ दिया मैंने, यानी मैंने लिख दिया राजकन्या। पहले दोनों शब्दों का मीनिंग अलग था। राज मीन्स होता है राज्य, ठीक है, यानी किंगडम। कन्या मीन्स छोटी लड़की, बेटी। ओके, दोनों शब्दों का मीनिंग अलग था। अब जब मैंने इनका समास कर दिया, यानी एक शिरोरेखा से इनको जोड़ दिया, तो इसका मीनिंग अलग हो गया। क्या मीनिंग हो गया? राज कन्या मीन्स राजा की कन्या। अलग अलग थे तो राज्य अलग था, कन्या किसी की भी हो सकती है। जब मैंने इन्हें जोड़ दिया तो ये बन गया राजा की कन्या। ओके, दिस इज कॉल्ड समास। जब 2 शब्द जुड़ जाते हैं और एक नया मीनिंग निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं समास। ओके, समास का जब हम विग्रह करते हैं, जब हम विग्रह करते हैं, देखिए, एक होता है समास जोड़ना, एक होता है विग्रह करना। 2 तरीके हैं समास के। एक होता है समस्त पद बनाना, और एक होता है विग्रह करना। ये 2 रूप हम समास के करेंगे, समस्त पद बनाना और विग्रह करना। ठीक है, समस्त पद बनाना मीन्स ये समस्त पद बन गया, जब हमने उसे जोड़ दिया ये समस्त पद बन गया।
ठीक है, इस समय पूछा जाए समस्त पद कहाँ है तो ये है समस्त पद, राजकन्या। आगे और डिटेल में बताऊंगी। जैसे समस्त पद मैं कहती हूँ प्रेम में आतुर। अब ये शब्द हैं, ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया, समस्त पद बना दिया, तो क्या बनेगा? प्रेमातुर। इसमें से ये गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा समस्त पद। ओके। और विग्रह करना क्या होगा? जब हम इस तरह खोल के लिखेंगे, जैसे शब्द लिया हमने प्रेमातुर, प्रेमातुर, इसका विग्रह करेंगे, अलग करेंगे इसको, तो क्या करेंगे? प्रेम में आतुर। ठीक है, आतुर होता है व्याकुल, बेचैन, तो ये हो गया विग्रह। दो चीजें होती है, एक समस्त पद बनाना और एक विग्रह करना। आप लगातार अभ्यास करेंगे मेरे साथ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, ये क्या चल रहा है या कैसा हो रहा है। मुश्किल नहीं है बेटे ये कार्य, आपके लिए सरल होगा ये कार्य। ओके। अब मैं समास की परिभाषा, बेटे दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको किसी भी उलझन में नहीं डालूंगी और सीधे 7 भेद बताऊंगी आपको। ठीक है, हम इन भेदों को जिस सीक्वेंस में करेंगे कोशिश करेंगे सरल बनाने की और उसी सीक्वेंस में रखें। एक होगा द्वंद्व समास और एक होगा द्विगु समास, जो मैं पहले करवा रही हूं। आप भी वो पहले करेंगे क्योंकि ये सरल है, ये दोनों बहुत आसान समास हैं। ठीक है, होपिंग आज अभी एक समास तो हो ही जाएगा, एक समास तो हो ही जाएगा। हम थोड़ा सा समय ज्यादा भी ले सकते हैं अपने, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई भी क्लास नहीं है। बेटा द्वंद्व में हमेशा, द्वंद्व का मीनिंग होता है दो, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, ये द्वंद्व होता है, यानी दो ऑपोजिट वर्ड्स, दो ऑपोजिट वर्ड्स का मेल। इसमें लगता है विग्रह करके जिन शब्दों में और, या, ये शब्द हो, वो होते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और या यानी विपरीत वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स द्वंद्व समास। जैसे माँ बाप, पाप पुण्य, ठीक है, दुख सुख, इनमें ज्यादातर हाइफन होता है। ठीक है, बीच में हाइफन होता है, योजक चिन्ह जैसे आप कहते हैं, इनमें अधिकतर बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, इसमें दही बड़ा भी आ सकता है। ये सारे जितने विपरीत शब्द होंगे ये आएंगे द्वंद्व समास में। अब हमें समास करना कैसे है बच्चे? पेपर में अक्सर आता है समास का विग्रह करें और भेद बताएं। ठीक है, तो इस तरह ये माँ बाप दिया हुआ होगा, आपको क्या करना होगा? यहां लिखना होगा माँ और बाप। फिर तीसरा पॉइंट हमें नाम देना होगा, दिस इज द्वंद्व समास। ठीक है, अगर स्पष्ट हुआ तो इशारा दीजिए मुझे। ओके, गुड गुड। ठीक है, ये हो गया द्वंद्व समास। अब इसके बाद मैं चल रही हूं दूसरे पे, द्विगु समास। अब द्विगु शब्द का अपने आप में मीनिंग है बेटे, दो गायें। द्वि मीन्स टू, गु मीन्स गायें, दो गायें।
ठीक है, यानी दिस वर्ड इज काउंटिंग, गणना। इसमें हमेशा हमेशा आपको काउंटिंग मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, पहले तो वो यही वर्ड ले लो, द्विगु। द्विगु का अगर आ जाए समास का विग्रह करके भेद बताएं तो आएगा दो गायों का समूह। और समास कौन सा हुआ ये? द्विगु समास। ठीक है, ऐसे ही त्रिफला। त्रिफला आपने सुना होगा, जब भी पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो त्रिफला खाते हैं। त्रिफला, तीन फलों का समाहार या समूह। समाहार या समूह, वन इज द सेम थिंग, सिर्फ एप्रोप्रिएशन देखनी होती है वर्ड की तो लगा सकते हैं हम। समूह भी लगा सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, समाहार भी ठीक होगा। तीन फलों का समूह, कौन सा हुआ समास? द्विगु समास। चौराहा, अब इसका मुझे लगता है आप अपने आप कर सकते हैं, चार राहों का समूह। ठीक है, पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। ठीक है, इस तरह काउंटिंग चलती जाएगी, सप्तऋषि, अष्टाध्यायी चलती जाएगी, जिसमें फर्स्ट वर्ड यानी पहला जो हिस्सा है वो हो काउंटिंग का। ओके, मैं यहीं पे रोक रही हूँ, यहीं पे रुक रही हूँ। हम अगले पीरियड में जब भी हम मिलेंगे तो हम इसको करेंगे और साथ में मैं आपको और डिटेल समाज के बारे में बताऊंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।